हेलो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। होप यू ऑल आर गुड। और वैसे तो आपने थंबनेल देख ही लिया और आप समझ चुके हैं कि आज हम किन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। जी हाँ, आपका फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम जो है वो अब शुरू होने वाला है, वो अब स्टार्ट होने वाला है। और उसी के रिगार्डिंग अब जो है हम चैप्टर की समरी के साथ साथ आपके कुछ बेसिक क्वेश्चन जो हैं उन्हें भी डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम शुरू करते हैं हम अपने आज की क्लास मेरे यानी लेक्चरर उदय कुमार के साथ। चलिए नोट करेंगे, भारत का प्रथम आम चुनाव। भारत का प्रथम, बातें नहीं, प्रथम आम चुनाव। अब देखिए यहां से हमें समझना क्या है, किस तरीके के सवाल हैं जो आ सकते हैं और किस तरीके के सवालों की जो चर्चा है वो हमें करनी चाहिए। तो जब भी हम कोई काम करते हैं, अगर हम उस काम को सही से कर रहे हैं तो समस्याएं आएंगी। आप जब भी जीवन में कोई पहली बार काम करेंगे तो उसमें आपको समस्या आएगी। जैसे आप साइकिल चलाना सीख रहे हैं, तो साइकिल चलाना जब आप सीखेंगे तो आप गिरेंगे भी, आपको चोट भी लगेगी। तो इसी को हम क्या कहते हैं, समस्या। तो भारत की जो साइकिल थी, भारत की जो साइकिल थी वो कब शुरू होती है चलना, पहले आमसभा चुनाव से। अब देखिए हमें समस्या से क्यों शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे मन में बात आनी चाहिए कि हमने जो शुरुआत है वो समस्या से क्यों करी है, हमने समाधान से क्यों नहीं करी है। देखिए समस्या से हम शुरुआत इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इससे पहले हमें कोई अनुभव, कोई एक्सपीरियंस जो है वो चुनावों का नहीं था, क्योंकि इससे पहले चुनाव हुए ही नहीं थे। और जैसा कि मैंने अपने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया कि जो लोकतंत्र है, जिस शासन व्यवस्था को हमने अपनाया, जो डेमोक्रेसी है, वो उस समय तक जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय तक केवल विकसित देशों तक सीमित थी। यानी कि जहाँ पे लोग वेल एजुकेटेड है, पढ़े लिखे हैं, उनके लिए ही इस तरीके की व्यवस्था को देखा गया था। लेकिन भारत ने क्या किया, इसे सफलतापूर्वक इन चुनावों को किया भी और उसके बाद इसके परिणाम भी जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन इसके बावजूद कुछ समस्याएं रही। तो यहाँ से पहले आमसभा चुनाव से सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि इतिहास की सबसे बड़ा जुआ क्या है। क्वेश्चन, इतिहास का सबसे बड़ा जुआ किसे कहा गया। क्वेश्चन लिखेंगे बेटा, इतिहास का सबसे बड़ा जुआ, जुआ सभी को पता है, गैम्बलिंग को कहते हैं, जुआ किसे कहा गया और क्यों, किसे कहा गया और क्यों कहा गया। तो देखिए हमेशा आप ध्यान रखेंगे, सवाल में जब भी आपसे पूछा जाता है क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, इसे हम WH फैमिली कहते हैं इंग्लिश में। तो WH फैमिली से ही क्वेश्चन बनेगा। तो इस तरीके का जो सवाल है ये कितने मार्क्स में आ सकता है, पहला हमें इस बात को समझना है। अगर पैसेज में आया तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 मार्क्स में आएगा। पैसेज में आया तो अधिकतम कितने अंकों में आ सकता है, 1 मार्क्स में आ सकता है। और इससे भी ऊपर जाए तो 2+4 के फॉर्मेट में आएगा, 2+4 के फॉर्मेट में आएगा। यानी कि 6 मार्क्स में भी ये जो सवाल है ये पूछा जा सकता है। उसमें से 2 अंक जो रहेंगे वो आपके इसके लिए रहेंगे, क्योंकि इसका आंसर ज़्यादा बड़ा है नहीं, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये आपके 2 मार्क्स में ही आ सकता है। तो भारत के पहले चुनाव, पहला चुनाव कब हुआ बेटा, 1952 में जो भारत का पहला चुनाव हुआ उसे ही इतिहास का सबसे बड़ा जुआ कहा गया। क्लियर है बेटा? कोई डाउट, कुछ पूछना बताना। चलिए, तो इतिहास का जो सबसे बड़ा जुआ है वो पहले चुनाव को कहा गया। तो ये तो हमें समझ आ गया कि किसे कहा गया। अब क्यों कहा गया, क्यों कहा गया, क्योंकि इस समय तक केवल विकसित देशों में ही क्या थी, लोकतांत्रिक व्यवस्था थी, चुनावों की व्यवस्था थी। भारत जैसे
नव स्वतंत्र देश के लिए इस तरीके का जो एक्सपेरिमेंट था उसे ही क्या कहा गया? सबसे बड़ा जुआ। क्लियर है बेटा? एक और क्वेश्चन है जो इससे मिलता जुलता है, इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल किसे कहा गया? तो दोनों में व्यापक अंतर है, दोनों में अंतर है। तो सवाल को अच्छे से पढ़कर समझें, पढ़कर समझेंगे तो आप अच्छा उत्तर दे पाएंगे, और अगर बिना पढ़े लिखेंगे तो गड़बड़ रहेगी। जी हाँ बेटा, मुझे पता है आपके अंदर जिज्ञासा है, आपको सवाल का जवाब पता है, आधे से ज़्यादा बच्चों को पता है क्योंकि प्री बोर्ड में भी ये सवाल आया था। जी बता दीजिए, आपकी जिज्ञासा को पहले शांत करें। बैठ जाइए, शाबाश। कि रूस के अंदर मुख्य रूप से रूस शब्द कहना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होगा। यूएसएसआर, जिसे आप सोवियत संघ के नाम से जानते हैं, सोवियत संघ में जब शॉक थेरेपी को लाया गया था, जो कि वर्ल्ड बैंक और किसके द्वारा? आईएमएफ के द्वारा निर्धारित किया गया एक प्लान था, तो वहां पर जितनी भी उद्योग थे उन्हें औने पौने दामों पर लगभग 90% को बेचा गया, काला बाजारी हुई, और उसे ही इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल के नाम से जाना गया। तो ये दोनों क्वेश्चन जो है वो मिलते जुलते हैं, तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। गराज सेल की बात तो यूएसएसआर की बात करेंगे, और सबसे बड़ा जुआ कहा गया है तो भारत के प्रथम चुनाव को कहा गया है। क्लियर है बेटा? यस सर। अब देखिए, इसकी कुछ विशेषताओं की चर्चा कर लेते हैं, इसकी कुछ विशेषताओं की चर्चा कर लेते हैं कि जो पहला चुनाव था उसकी क्या क्या विशेषताएं थी। सवाल क्या आएगा आपका? भारत के प्रथम चुनाव की कोई 4 विशेषताएं बताएं। क्वेश्चन लिखेंगे पहले, भारत के पहले चुनाव की कोई 4 विशेषताएं बताएं। तो पहली विशेषता तो क्या हो गई? यही हो गई कि इसे इतिहास का सबसे बड़ा जुआ कहा गया। मैंने क्या बोला कि आपको अलग अलग पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, अपने ब्रेन को, अपने दिमाग को किचन बनाएं, और उसमें जो पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स का आप अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कैसे आंसर फ्रेम कर सकते हैं, उसकी जो है एक क्वालिटी अपने अंदर डेवलप करें। इतिहास का सबसे बड़ा जुआ कहा गया, ये क्या थी? पहली विशेषता थी। क्लियर है बेटा? अब देखिए, दूसरी विशेषता की अगर मैं बात करूं तो मतदाता, मतदाता किसको कहते हैं? वोटर को कहते हैं। तो मतदाताओं की एक विशाल संख्या थी। क्या थी? मतदाता की विशाल, बहुत बड़ी विशाल संख्या। क्लियर है बेटा? देखिए, संख्या अधिक होना बुरी बात नहीं है अगर आपके पास रिसोर्सेज है। तो यहां पर हम चर्चा कर रहे हैं मतदाताओं की विशाल संख्या की। अब ये वो संख्या है जिन्होंने कभी वोट नहीं दिया, जिन्हें ये नहीं पता लोकतंत्र क्या होता है, जिन्हें ये नहीं पता चुनाव क्या होता है। इनको बस इतना सा पता है कि गांधी जी कांग्रेस के नेता हैं और गांधी जी ने देश को आज़ाद कराया। तो हम क्या कह सकते हैं दूसरी विशेषता के रूप में कि जो मतदाता हैं वो क्या हैं? गरीब हैं और निरक्षर हैं। थर्ड पॉइंट लिखेंगे, मतदाता क्या है? पहली बात तो गरीब है, और दूसरा निरक्षर हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं। और निरक्षरता जो है वो सभी समस्याओं की जननी है। जो निरक्षर है वही गरीब भी है। थर्ड विशेषता समझ आ गई? जो मतदाता हैं वो क्या है? गरीब हैं और निरक्षर हैं। निरक्षर का मतलब क्या है? पढ़े लिखे नहीं है। चौथी विशेषता आप लिख सकते हैं, संसाधनों की कमी। संसाधनों की कमी। तो अभी हमारा देश आज़ाद हुआ है और 1950 में ही चुनाव आयोग जो है उसकी स्थापना हुई है, और ऐसे में अगले साल ही इलेक्शन कराना भी अपने आप में क्या थी? एक समस्या थी। तो संसाधनों की कमी थी। संसाधनों की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं कि जो वोट देंगे वो तो निरक्षर हैं, लेकिन जो वोट लेंगे यानी कि चुनाव आयोग को भी ऐसे लोगों को प्रशिक्षित करना था, ऐसे लोगों को शिक्षण देना था ताकि वो चुनाव प्रक्रिया को सही से
करा सके। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? तो यहां पर हम लास्ट पॉइंट क्या लिख सकते हैं, पांचवा, चुनाव अधिकारियों लिखेंगे बेटा, चुनाव अधिकारियों को प्रशिक्षित करना। तो ये 5 पॉइंट जो हैं ये आप पहले चुनाव की विशेषताओं में लिख सकते हैं। क्लियर है? ये पांचों के 5 पॉइंट जो हैं ये आप किस में लिख सकते हैं, भारत के प्रथम आम चुनावों की विशेषताओं में लिख सकते हैं। प्लस अब मैंने आपको पहले भी कहा था कि अलग अलग नहीं पढ़ना। अगर क्वेश्चन यहां पर आपका ये आ रहा है कि प्रथम आम सभा चुनाव में चुनाव आयोग के समक्ष क्या क्या समस्याएं थी, चुनाव आयोग के समक्ष समस्याएं, चुनाव आयोग के समक्ष समस्याएं, तब भी आप इन्हीं पॉइंट को लिखेंगे। क्लियर है बेटा? आपको अलग अलग नहीं पढ़ना है। पहले आम चुनाव की विशेषताएं जो ये पॉइंट आपको लिखाए हैं यही आप लिख सकते हैं। और अगर सवाल आ रहा है कि प्रथम चुनाव में चुनाव आयोग के समक्ष क्या क्या समस्याएं थी, तो भी आप इन पॉइंट को लिखेंगे तो एग्जामिनर आपके नंबर नहीं काटेगा। क्लियर है बेटा? अब 1952 में क्या हुआ हमारा पहला चुनाव, तो दूसरा कब होगा, दूसरा कब होगा 1957 में, 1957। पहले आम चुनाव में प्रधानमंत्री कौन बने, जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो पहले चुनाव में क्या बने, प्रधानमंत्री बने। अब सवाल यहां पर आता है कि पहले चुनाव में पंडित जवाहरलाल नेहरू, कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या बने, प्रधानमंत्री बने। पंडित नेहरू लिख दूं, समझ जाएंगे? तो पंडित नेहरू क्या बने, प्रधानमंत्री बने। क्या बने, प्रधानमंत्री बने। अब सवाल यहां पर थोड़ा सा ट्विस्ट करके आ जाएगा, आप हो जाओगे परेशान। सवाल आएगा कि प्रधानमंत्री पद के साथ साथ उनके पास और कौन सा विभाग था, और कौन सा विभाग था? जी बेटा बताएं, पहले नाम बताएं अपना। तुषार, तुषार के पास एक जवाब है, उसे सुनते हैं। बताइए तुषार। विदेश मंत्री। तो प्रधानमंत्री के साथ साथ, बहुत अच्छे, ताली बजाएंगे बेटा एक बार बच्चे के लिए, बस शाबाश। चलिए, प्रधानमंत्री के साथ साथ वो क्या थे, फॉरेन मिनिस्टर या विदेश मंत्री भी थे। समझ आ गई बात सभी को? तो यहां पर आपके 2 सवाल हो जाते हैं। पहला, नेहरू जो थे पहले प्रधानमंत्री बने, उसके बाद दूसरा, उसके साथ साथ वो विदेश मंत्री भी थे। यहां तक क्लियर है बेटा सभी को? कोई डाउट, कुछ पूछना बताना हो? इसमें हम पहली स्लाइड में ही चर्चा कर चुके हैं कि पहला चुनाव आयोग का गठन मार्च 1950 में हुआ। चुनाव आयुक्त कौन थे, सुकुमार सेन थे। और कब हुआ, 1952 में हुआ। यहां तक किसी को कोई डाउट है बेटा? मिटा दें इसे। जो बच्चे ऑनलाइन है बेटा जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे, मिटा दिया जाए। चलिए, बातें नहीं। अब देखिए एक एक करके चुनावों की तरफ चलेंगे। पहले 3 चुनावों को अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद रिवर्स मोड में जाएंगे और पीछे से शुरुआत करेंगे। तो पहला चुनाव, उससे संबंधित समस्याएं और विशेषताएं, अब ये क्या है हमारा क्लियर हो गया है। तो अब बात करेंगे भारत के दूसरे आम चुनाव की। किसकी बात करेंगे, भारत के दूसरे आम चुनाव की। समझ आ गया बेटा? थैंक यू बेटा करेक्ट करने के लिए। भारत के दूसरे आम चुनाव की चर्चा करेंगे। तो पहला कब हुआ, 1952 में। तो अब ये कब होगा, 1957 में। अब इसकी भी हमें पहले क्या देखनी है, विशेषताएं। क्योंकि देखिए क्वेश्चन जो बनेगा वो इसी से बनेगा कि इसकी क्या विशेषताएं रही। तो पहली विशेषता क्या रही कि जो कांग्रेस थी,
कांग्रेस पार्टी का मत प्रतिशत बढ़ा। क्या हुआ? बढ़ा। कांग्रेस पार्टी और अधिक वोटों से जीती थी। क्लियर है बेटा? और उसके बाद अगर मैं बात करूं, चर्चा में शामिल करूं, तो प्रधानमंत्री कौन रहे? शाबाश, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ही रहे। प्रधानमंत्री कौन रहे? पंडित नेहरू ही रहे। यहां तक कोई समस्या? यहां तक कोई डाउट या कोई समस्या बेटा? दूसरे में भी प्रधानमंत्री पद जो है वो किसके द्वारा संभाला गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संभाला गया। अब देखिए यहां पर कुछ और चीजें हैं जो आपको समझ जानी है। राज्यों का बंटवारा किया गया था। कब किया गया था? 1956 में। कब किया गया था? 1956 में। किस आधार पर किया गया था? शाबाश, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था और उसके बाद ये पहला चुनाव था। और आज़ादी से पूर्व ये डिसाइड कर लिया गया था इसका जो आधार होगा वो क्या होगा? भाषा होगी, लैंग्वेज के आधार पर। यानी कि जो राज्य में जहां पर जो भाषाएं बोली जाती हैं उसी के आधार पर हम क्या करेंगे? राज्यों का पुनर्गठन करेंगे। क्लियर है बेटा? इसके लिए एक आयोग बनाया गया था। कोई बता सकता है कौन सा आयोग था? राज्य पुनर्गठन आयोग। देखिए यहां से आपका एक और क्वेश्चन बन जाता है, राज्य पुनर्गठन आयोग। अभी इसको हम और डिटेल में समझेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप बस इतना जान लें। शाबाश, 1956 में भाषा के आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा क्या किया गया? राज्यों को दोबारा से सीमांकन किया गया। क्लियर है बेटा? अब चलिए इसके बाद चलते हैं तीसरे चुनाव की तरफ। ठीक है ना? इसमें आपको इससे ज्यादा नहीं समझना है। उसके बाद क्या आ गया हमारा? तीसरा चुनाव। क्या आ गया? तीसरा चुनाव। अब 57 में 5 प्लस कर दो, क्या आ गया? 62। 1962 की अगर हम बात करें तो 1962 में हमारा तीसरा चुनाव होता है। और इस चुनाव की अगर मैं बात करूं तो इस चुनाव में भी जो विजयी है वो कौन रहता है? कांग्रेस रहती है। क्लियर है यहां तक? और इसमें भी प्रधानमंत्री कौन रहते हैं? जवाहरलाल नेहरू। लेकिन 1964 में वो हमें छोड़कर चले जाते हैं और यहीं से कांग्रेस के उल्टे दिन शुरू हो जाते हैं। यहां तक कोई दिक्कत है बेटा? यहां तक थर्ड इलेक्शन, तीसरा चुनाव। अब देखिए यहां से सवाल क्या क्या आता है उसको समझते हैं। तो यहां से सबसे पहला सवाल जो है वो क्या आता है? 1960 के दशक को खतरनाक दशक क्यों कहा जाता है? चलिए सवाल लिखेंगे पहले। क्यों कहा जाता है? बातें नहीं। देखो मैंने इसलिए आपको बोला कि अगर आप शुरू से विकास क्रम को समझ जाएंगे तो आपको अपने आगामी परीक्षा जो कि आपकी बोर्ड की परीक्षा है उसमें समस्या नहीं आएगी। तो तीसरे चुनाव में आपको सिर्फ इतना याद रखना है 1962 में शुरू हुआ। अब इस तरीके के जो सवाल हैं वो कैसे परीक्षा में पूछे जाते हैं उनको समझते हैं। पहले आपके पास एक सवाल आता था जिसमें आप क्रिस क्रॉस मिलाते थे। यहां पर 5 पॉइंट होते थे, उसके सामने 5 पॉइंट होते थे, उसमें मिलान करना होता था। तो मिलान करो वाला जो सवाल है अब वो एमसीक्यू फॉर्मेशन में बदल गया है। मिलान करो वाला जो सवाल है वो क्या हो गया? अब एमसीक्यू फॉर्मेशन में हो गया है। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए होते हैं कि पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का चौथा, ऐसे 4 ऑप्शन होते हैं। तो इस तरीके का जो सवाल है वो वहां पर पूछा जाएगा। आपके सामने लिखा होगा प्रथम आम सभा चुनाव और दूसरी लाइन में कहीं 52 लिखा होगा, द्वितीय 57, तृतीय 62, नेहरू की मृत्यु 64। तो अब आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि 1952 से शुरू करना, 1952 में 5-5 साल प्लस करते जाना, थर्ड इलेक्शन तक आप पहुंच जाएंगे। क्लियर है बेटा? तो अब मैं इसको यहां से इतना पोर्शन जो है वो थर्ड वाला मिटा रहा हूं। अब यहां पर हम समझेंगे 1960 के दशक को खतरनाक दशक क्यों कहा जाता है। अब देखिए यहां पर सबसे पहली घटना क्या होती है? तो घटनाक्रम की बात करेंगे तो भारत के 2 प्रधानमंत्री लिखेंगे। भारत के 2 प्रधानमंत्रियों का निधन। 2 प्रधानमंत्रियों
का निधन। निधन का मतलब सभी को पता है, वो अब हमारे बीच में नहीं रहे। पहले थे पंडित नेहरू और दूसरे थे शास्त्री। देखिए शास्त्री जी जो हैं वो अपने आप में एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं और उनका जितना गुणगान किया जाए उतना कम है, लेकिन यहाँ पर हम केवल अपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। शास्त्री जी के जीवन परिचय को फिर कभी फ्री लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो 1964 में डेट लिख लेंगे बेटा, 27 मई 1964, 27 मई 1964 में पंडित नेहरू जो थे वो क्या रहे, हमारे बीच नहीं रहे। और 10 जनवरी 1966 में शास्त्री जी का भी निधन हो गया जब वो ताशकंद में समझौते पर गए थे। क्लियर है बेटा। दूसरे पॉइंट की बात करेंगे तो भारत को 2 युद्धों का सामना करना पड़ा। सेकंड पॉइंट लिखेंगे, बातें नहीं। पहला समझ आ गया बेटा सभी को, चलिए शाबाश। दूसरा पॉइंट जो है, भारत को 2 युद्धों का सामना करना पड़ा। भारत को 2 युद्धों का सामना करना पड़ा। तो ये आप लोगों ने ही मुझे अभी बताया था कि चीन और पाकिस्तान के साथ भारत का युद्ध हुआ। तो चीन के साथ कब हुआ, 1962 में। 2 युद्धों की बात कर रहे हैं, कौन कौन सा है। पहला है चीन का 1962 और दूसरा है पाकिस्तान का 1965। अब देखिए यहां पर मैं थोड़ी सी चर्चा आपको करूंगा ताकि आप इसे मानचित्र में भी समझ पाएं। तो ये भारत का मानचित्र है, आपके सामने दिख रहा है आपको। ये जिसे जम्मू कश्मीर या भारत का ताज या भारत का शीर्ष के नाम से भी जाना जाता है। तो जब चीन के साथ युद्ध हुआ तो यहाँ का ये जो हिस्सा है ये चीन ने कब्जा कर लिया। इसे कहा गया आक्साई चीन। क्या कहा गया, आक्साई चीन के नाम से इसे जाना गया। और ये वाला जो हिस्सा है ये चीन ने कब्जा कर लिया, ये उसका हिस्सा नहीं है। क्लियर है बेटा। 1965 की बात करेंगे तो उससे पहले भी घुसपैठ होती रही है। ये वाला जो हिस्सा है इसे LOC कहा गया, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और ये वाला जो हिस्सा है ये पाकिस्तान के कब्जे में चला गया, जिसे क्या कहा गया, POK, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, या आप इसे कह सकते हैं पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर। क्लियर है बेटा सभी को। तो देखिए कितनी जगहों से, कितने फ्रंट से हमें 1960 के दशक से गुजरना पड़ा, उसके बाद भी हमने जो है वो हार नहीं मानी। नेक्स्ट यहाँ पर लिख सकते हैं बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई। क्योंकि देखिए देश का जितना फ्यूल था वो सारा युद्ध में झोंका जा रहा था। फ्यूल से हमारा मतलब किससे है, संसाधनों से है। तो जितनी भी हमारी आय थी, जो भी हमारे संसाधन थे, वो सारे युद्ध में बिजी हो रहे थे। इसी कारण देश में क्या हो रही थी, महंगाई बढ़ रही थी। क्या बढ़ रही थी, महंगाई का बढ़ना। और चौथे नंबर पर आप देख सकते हैं बेरोजगारी। बेरोजगारी क्या थी, अपने चरम पर थी, अपने उक्त रूप पे थी। और इसी वजह से 1960 के दशक को सबसे खतरनाक दशक कहा गया। तो अब अगर क्वेश्चन आ रहा है कि 1960 के दशक को खतरनाक दशक क्यों कहा जाता है, तो क्या आप जवाब दे पाएंगे? समझ आ गया? तो 1960 के दशक का जो क्वेश्चन है ये अधिकतम 4 अंकों में आ सकता है, 4 मार्क्स में ही आ सकता है, उससे अधिक में नहीं आएगा। क्लियर है बेटा? चलिए आगे बढ़े। शाबाश, बहुत अच्छे। अगला जो हेडर हम डिस्कस करेंगे वो लिखेंगे कांग्रेस प्रणाली की चुनौतियां। इससे आपके 4 अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं, उसकी चर्चा अब हम यहां पर
करेंगे। सवाल लिखेंगे कांग्रेस प्रणाली की चुनौतियां। तो यहाँ पर हम कई तरीके की चुनौतियों को देख सकते हैं, जिनमें से सबसे पहली चुनौती थी 1967 का आम चुनाव। कौन सी चुनौती थी? 1967 का आम चुनाव, जो कि क्या कहलाया कायदेतन चौथा आम सभा चुनाव। ठीक है, यहाँ पर हम किसकी चर्चा कर रहे हैं? 1967 का आम चुनाव। बातें नहीं पीछे वाले, आम चुनाव, जिसे हम क्या कह सकते हैं? चौथा चुनाव या चौथा आम सभा चुनाव। क्लियर है बेटा? तो 1967 का जो दौर था वो अपने आप में बड़ा प्रॉब्लमेटिक था। अब प्रॉब्लमेटिक क्यों था, हमें उस बारे में भी चर्चा करनी चाहिए और हमें इस बारे में भी पता होना चाहिए। ये पहली बार था जब चुनावों में मुख्य चेहरा नेहरू नहीं थे। ये क्या था? पहली बार था कि कांग्रेस के जो लीडिंग नेता थे, चाहे हम उन्हें जवाहरलाल नेहरू के नाम से जाने या शास्त्री जी के नाम से जाने, कोई एक ऐसा चेहरा नहीं था जिसे हम कह सकें कि ये विजयी करा सकता है, ये एक लीडिंग चेहरा है। तो इसी वजह से ये चुनाव अपने आप में भी क्या हो जाता है? खास हो जाता है। पहला पॉइंट लिखेंगे, चुनाव के नतीजों को राजनीतिक भूकंप कहा गया। अब देखिए, भूकंप का मतलब क्या होता है? जब कोई ऐसी घटना हो जाना जिसका कभी किसी ने अनुमान ना लगाया हो, कि अभी तक यानी कि पिछले चुनावों तक 3 चुनावों में जो कांग्रेस है वो जीतती जा रही थी, लेकिन अचानक से क्या होता है? वो 9 राज्यों में हार जाती है। कितने राज्यों में हार जाती है? 9 राज्यों में हार जाती है। और इसी कारण इस परिणाम को क्या बोला गया? राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी गई। कोई डाउट है बेटा यहां तक? अब इसके साथ साथ क्या होता है? विपक्षी दल एकजुट हो जाता है। क्या होता है? विपक्षी दल एकजुट हो जाता है, यानी कि जो कांग्रेस से अलग नेता थे, अलग पार्टियां थी, उन सब ने अपने आप को क्या कर लिया? अलग कर लिया, उनको एक दल में बना लिया। अगर आप कभी चाणक्य के बारे में पढ़ेंगे तो चाणक्य ने बड़ा अच्छा कहा है कि अगर आप अपने शत्रु को अकेले नहीं हरा सकते तो आप अपने शत्रु के शत्रु को मित्र बना लें। आप अपने शत्रु के शत्रु को मित्र बना लें तो वो अपने आप क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा। इसे ही हमने क्या कहा है? विपक्षी दलों का एक हो जाना, यानी कि कांग्रेस विरोधी मोर्चा। इसे किसी और नाम से जाना गया, कांग्रेस विरोधी मोर्चा। बातें नहीं बेटा? कांग्रेस विरोधी मोर्चा जो है, इस गठबंधन को कहा गया, जिसमें जितने भी विपक्षी दल थे वो सब क्या हो गए? एकजुट हो गए। समझ आ गई बात बेटा? उसके बाद मानसून जो है उसने भी साथ नहीं दिया, यानी कि भारत में सूखा पड़ा। नेक्स्ट लिखेंगे मानसून की विफलता। मानसून की विफलता। मानसून जो है वो भी साथ नहीं दे रहा था, सूखा पड़ गया। और आप सभी ने पढ़ा है कि 60 के दशक में भारत में सबसे ज्यादा जो पैदावार है उसकी मार हुई। विदेशी मुद्रा भंडार की कमी। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे? विदेशी मुद्रा भंडार की कमी। चलिए लिखेंगे बेटा, विदेशी मुद्रा भंडार की क्या हुई? कमी हो गई। और यहां पर समाजवादी नेता, बातें नहीं, ये जो विपक्षी दल के नेता एकजुट हुए तो समाजवादी नेता लिख लेंगे बेटा पहले, बातें बाद में। समाजवादी नेता RML, क्या होगा फुल फॉर्म? राम मनोहर लोहिया ने इसे किस नाम से जाना? गैर कांग्रेसवाद। क्या कहा इसे? गैर कांग्रेसवाद। तो देखिए यहां से आपका एक और सवाल बनता है
कि गैर कांग्रेसवाद जो शब्द है वो किसके द्वारा लिखा गया, किसके द्वारा बताया गया, तो राम मनोहर लोहिया के द्वारा बताया गया। तो इस तरीके का जो व्याकरण है वो राजनीति में राम मनोहर लोहिया के द्वारा इस्तेमाल किया गया। क्लियर है बेटा? तो यहाँ पर राम मनोहर लोहिया ने एक नए शब्द को राजनीति में जन्म दिया जिसका नाम क्या था? गैर कांग्रेसवाद। क्लियर है बेटा? तो इस तरीके का अगर सवाल आता है तो लिख पाएंगे? चलिए, इसी के साथ साथ इसी फेज की बात करेंगे, 67 के फेज की बात करेंगे। तो यहाँ पर राजनीति में एक और नई चीज आती है जिसका नाम है दल बदल। क्या है? दल बदल। तो वैसे तो नाम से ही क्लियर है, दल बदल का मतलब क्या है कि अपने दल को बदलना। जब कोई व्यक्ति एक पार्टी से विजय होने के बाद, एक पार्टी से जीतने के बाद किसी दूसरी पार्टी में जाकर शामिल हो जाए तो उसके लिए यहाँ पर शब्द यूज किया गया है दल बदल। क्लियर है बेटा? तो हरियाणा के एक नेता गया राम जो थे उनके लिए एक जुमला बना, आया राम और गया राम। तो ये आपकी बुक में एक कार्टून है, उसमें भी ये सवाल पूछा जा सकता है कि आया राम और गया राम का जो जुमला है वो किसके लिए प्रयोग किया गया? तो हरियाणा के गया राम के लिए प्रयोग किया गया। कब प्रयोग किया गया? 1967 के चुनावों में। क्लियर है बेटा यहां तक? कोई डाउट? पक्का? तो चौथा चुनाव जो है वो आपके सामने है और चौथे चुनाव में यही सब घटनाएं जो थी वो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी। क्लियर है बेटा? अब हम चर्चा करेंगे सिंडिकेट की। किसकी चर्चा करेंगे? सिंडिकेट की। सिंडिकेट क्या है और इसकी क्या भूमिका है? लगभग आपका आधा सिलेबस जो है वो ये चैप्टर कवर करता है। सारे चुनाव, सारे समीकरण, गठबंधन, कौन कौन से दल कब बने, तो ये चैप्टर अपने आप में महत्वपूर्ण है, इसीलिए हम इसे ज़्यादा समय दे रहे हैं। तो सिंडिकेट शब्द जो है वो किसके लिए प्रयोग किया गया? कोई बच्चा बता सकता है? हाँ, शाबाश। कांग्रेस पार्टी के भीतर जो वरिष्ठ नेता थे, लिख लेंगे, कांग्रेस पार्टी, बातें नहीं, कांग्रेस पार्टी के भीतर जो शक्तिशाली समूह था उसे ही क्या बोला गया? सिंडिकेट बोला गया। अब यहां से भी आपका मिलान करो का एक क्वेश्चन बनता है, उसे देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले एक तरफ लिखेंगे सिंडिकेट के नेता, यहां पर लिखेंगे नेता और यहां पर लिखेंगे राज्य। नेता और राज्य के बीच में मिलान करो से संबंधित जो आपका सवाल है वो पूछा जा सकता है आपके आने वाली परीक्षाओं में। सबसे पहले नेता की अगर मैं बात करूं तो उनका नाम है के कामराज। लिखेंगे बेटा, के कामराज, के कामराज। लेकिन उस समय उसे क्या बोला जाता था? मद्रास प्रांत। क्या बोला जाता था? मद्रास बोला जाता था। और के कामराज से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार आपकी परीक्षाओं में देखा गया, पूछा गया है। तो के कामराज जो हैं वो मद्रास प्रांत से संबंधित है और मिड डे मील जो मध्याह्न भोजन आप खाते हैं विद्यालय में, ये इन्हीं के द्वारा चलाया गया योजना था। दूसरा लिखेंगे एस के पाटिल। दूसरा लिखेंगे एस के पाटिल। एस के पाटिल जो है वो मुंबई या आप बंबई कह सकते हैं, बंबई प्रांत से थे। उसके बाद लिखेंगे के एस निजलिंगपा। याद रहेगा, निजलिंगपा। निजलिंगपा जो है ये कर्नाटका, वर्तमान में कर्नाटका है, उस समय उसे मैसूर के नाम से जाना जाता था। चौथे नेता जो है हमारे, उनका नाम है संजीव रेड्डी। संजीव रेड्डी जो है वो एपी के थे, आंध्र प्रदेश। लास्ट आप देखेंगे अतुल्य घोष। अतुल्य घोष का संबंध बिल्कुल सही कहा आपने बेटा, पश्चिम बंगाल जो है उनसे उनका संबंध था। तो ये जो 5 नेता थे
कांग्रेस में एक बड़ी भूमिका निभाते थे, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे और इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने में इनकी बहुत बड़ी भागीदारी रही। तो यहाँ पर इस तरीके के जो आपके सवाल आएंगे वो कैसे आएंगे, मिलान करो में आएंगे बेटा। कैसे आएंगे, मिलान करो में आएंगे। और एक तरफ आपके राज्य लिखे होंगे और दूसरी तरफ जो है वो नेता के नाम लिखे होंगे। क्लियर है बेटा। पहला सवाल यहाँ से क्या बन रहा है कि सिंडिकेट से आप क्या समझते हैं, और उसी के साथ कंपाइल कर एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि सिंडिकेट के किन्हीं 4 नेताओं का नाम बताएं। तो सिंडिकेट से आप क्या समझते हैं, सिंडिकेट कांग्रेस के भीतर ताकतवर, वर्चस्वशाली, शक्तिशाली नेताओं का एक समूह है और इनमें से कोई भी 4 नाम जो है वो कम से कम आपको याद रखने हैं। क्लियर है बेटा। चलिए, उसके बाद अगर मैं बात करूं सिंडिकेट के बाद, तो 1969 का राष्ट्रपति चुनाव, यहीं से कांग्रेस के विभाजन की जो नींव है वो डलती है। कांग्रेस जो अलग हुई, कांग्रेस जो टूटी 2 पार्ट में, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर। तो यहां पर लिखेंगे बेटा पहले 1969 का राष्ट्रपति चुनाव और कांग्रेस का विभाजन। 2 हेडर और रह गए हैं बेटा। 1969 का राष्ट्रपति चुनाव और कांग्रेस का विभाजन। अब देखिए, इसको पहले ना एक घटनाक्रम में समझ लेते हैं ताकि आप इसे समझ पाएं। अब यहां पर इंदिरा गांधी और सिंडिकेट के बीच के कोऑर्डिनेशन की बात है। सिंडिकेट ने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री इसलिए बनाया था क्योंकि उस समय तक उसे राजनीति का कोई खास अनुभव नहीं था और सिंडिकेट को लगा कि इसे बना देते हैं और बाकी जो शासन है, जो राज्य है, वो तो हम ही करेंगे क्योंकि जो हम बोलेंगे वो वैसा करेगी। लेकिन हुआ इसके विपरीत, और हमेशा ऐसा ही होता है, जब आपके पास शक्ति आती है तो आपको उसका उपयोग करना भी आ जाता है। तो 69 के चुनाव में हम देखते हैं राष्ट्रपति का जो चुनाव है उसमें किसकी मृत्यु हो जाती है, डॉक्टर जाकिर हुसैन की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। वो इस दुनिया में नहीं रहते। अब यहाँ पर इंदिरा गांधी जो है वो वीवी गिरी। देखिए यहाँ पर पहले चुनाव में समझते हैं हुआ क्या है। राष्ट्रपति का चुनाव चल रहा है, ठीक है, मृत्यु किसकी हो गई है, इससे पहले के जो राष्ट्रपति हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन जी की क्या हो गई है, मृत्यु हो गई है। अब राष्ट्रपति का पद खाली है और जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है और यहाँ पर चुनाव के द्वारा ही सब कुछ होता है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में 2 कैंडिडेट को खड़ा किया गया। एक कैंडिडेट को सपोर्ट किया इंदिरा गांधी ने। किसने करा, इंदिरा गांधी ने क्या करा, सपोर्ट करा, और दूसरे को सिंडिकेट ने। इंदिरा गांधी और सिंडिकेट दोनों ने अपने अपने कैंडिडेट को खड़ा किया और इंदिरा गांधी ने किया वीवी गिरी को। किसको किया, लिख लेंगे बेटा। इंदिरा गांधी ने किसको सपोर्ट दिया, वी गिरी, ठीक है। और सिंडिकेट ने संजीव रेड्डी, सिंडिकेट ने किसको कहा, संजीव रेड्डी जो है उसको खड़ा किया कि भैया आप जो है वो राष्ट्रपति बने। अब यहां पर क्या हो रहा है, दोनों के बीच में टाई हो रहा है और यहां पर से ही समस्या जो है वो आरंभ होती है, समस्या जो है वो शुरू होती है। क्लियर है बेटा। अब सिंडिकेट ने इसको क्या ले लिया, अपनी डिग्निटी पे ले लिया। डिग्निटी का मतलब समझता है ना, अपनी इज्जत, मान, मर्यादा, प्रतिष्ठा, अपनी गरिमा पे ले लिया। लेकिन इंदिरा गांधी ने क्या बोला कि भैया संभल के वोट करना। इसे दूसरे शब्दों में एक तरीके से माने धमकी है। उसने क्या कहा कि अपनी अंतर आत्मा से वोट देना, अपनी अंतर आत्मा की जो आवाज है उससे क्या करना, वोट देना। तो बाकी जो वोटर्स थे उनको बात समझ में आ गई कि भैया अगर इससे पंगा लिया तो ये हमारी सीट क्या लेगी, छीन लेगी। तो इसमें जीत किसकी हुई, इंदिरा गांधी का जो कैंडिडेट था
वीवी गिरी इसमें क्या हो गया, विजयी हो गया। बात समझ में आ गई बेटा। इंदिरा गांधी का जो कैंडिडेट था वीवी गिरी, वो क्या हो गया, वो जीत गया और यहीं से कांग्रेस का विभाजन हो गया। यहीं से क्या हुआ, कांग्रेस का विभाजन हो गया। तो जो पुरानी कांग्रेस थी, पुरानी कांग्रेस को क्या बोला गया, कांग्रेस ओ, ठीक है। यहीं से क्या हो गया, आपका कांग्रेस का विभाजन हो गया, क्योंकि विचार नहीं मिल रहे थे। कांग्रेस का विभाजन कितने पार्ट में हुआ, 2 पार्ट में, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर। क्लियर है बेटा। कांग्रेस ओ को बोला गया पुरानी कांग्रेस। कांग्रेस ओ कौन सी है, ये सिंडिकेट वाली, यानी कि पुरानी कांग्रेस जो है वो क्या कहलाई, कांग्रेस ओ। और कांग्रेस आर कौन सी हो गई, इंदिरा गांधी वाली जो कांग्रेस है वो क्या कहलाई, कांग्रेस आर, यानी कि नई कांग्रेस। यहां तक बेटा कोई डाउट? समझ आ गया? चलिए, इसके बाद लास्ट हमारा हेडर रहेगा बहुदलीय व्यवस्था। लास्ट हेडर पर हम बात करेंगे बहुदलीय व्यवस्था पर, मल्टी पार्टी सिस्टम पर। तो 1989 की जो विकास यात्रा है वो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं उससे पहले ही, ताकि आप अपने एग्जाम में और अच्छा स्कोर कर सकें। क्लियर है बेटा। आपको क्या समझना है कि हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम चर्चा करेंगे, 89 तक हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था। अब हम 89 से लेकर अब तक जो फेज है उसको समझेंगे और उसको जानने का प्रयास करेंगे। क्लियर है बेटा सभी को? चलिए, सबसे पहला ऊपर हेडर डाल लीजिए, बहुदलीय व्यवस्था। देखिए, मल्टी पार्टी से क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर नहीं आ सकता। अब देखिए, बहुदलीय व्यवस्था में सबसे पहला लिखेंगे कांग्रेस की हार। तो कांग्रेस की हार से हमारा अभिप्राय क्या है कि भारत में जो दलीय व्यवस्था थी, एक दलीय व्यवस्था थी, वो लगभग क्या हो गई, समाप्त हो गई है। अब भाई दलीय व्यवस्था समाप्त हो गई है तो कुछ तो शुरू हुआ होगा। तो हम क्या कह सकते हैं, केंद्र में गठबंधन की सरकारों का निर्माण हुआ। बहुदलीय व्यवस्था तो क्या हो गई है, अब समाप्त हो गई है। अब केंद्र में लिखेंगे, बातें नहीं, गठबंधन, केंद्र में गठबंधन सरकारों का उदय, गठबंधन सरकारों का उदय हुआ। बात समझ में आई? यानी कि इससे पहले की अगर हम चर्चा करें तो यहां पर क्या है, कांग्रेस का आधिपत्य था, कांग्रेस का आधिपत्य था, कांग्रेस जीत रही थी, तो वो जो व्यवस्था है वो समाप्त हो गई थी। अब केंद्र में एक नया दौर शुरू हुआ जिसे हम गठबंधन सरकार के नाम से जानते हैं। तो ये जो गठबंधन सरकारें हैं, इसमें एक और मुख्य बात क्या थी, क्षेत्रीय दलों की मुख्य भूमिका। लिख लेंगे बेटा, क्षेत्रीय दलों की महत्वपूर्ण भूमिका, क्षेत्रीय दलों की महत्वपूर्ण भूमिका जो है उसे हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्षेत्रीय दलों की जो भूमिका है वो क्या है, बहुत ज़्यादा विकसित हो गई है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब यहाँ पर हमें क्या समझना है कि गठबंधन की सरकार की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्षेत्रीय दलों की जो भूमिका है वो क्या हो जाती है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और जैसा कि हमने अपने कल के लेक्चर में 1989 की बात करी थी, किसकी करी थी, 1989 में क्या हुआ था, राष्ट्रीय मोर्चा, नेशनल फ्रंट, क्या हुआ था, राष्ट्रीय मोर्चा की जो सरकार है उसे हम गठबंधन के रूप में देख सकते हैं। क्लियर है बेटा? राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार से शुरू होता है गठबंधन का एक नया युग। और इसमें अगर मैं बात करूं तो कौन जीता था, जनता दल। लिख लेंगे बेटा, कौन जीता था, जनता दल। और इसको सहयोग किसने दिया था, क्षेत्रीय दलों ने। किसने दिया था, क्षेत्रीय दलों ने इसे सहयोग दिया था। और बाहर से समर्थन किसने दिया था, बाहर से समर्थन वाम मोर्चा और बीजेपी ने इसे बाहर से क्या किया था, सपोर्ट किया था। इसी कारण ये जो जनता दल है ये शासन में आ पाई। क्लियर है बेटा? क्लियर है? कोई डाउट यहां तक?
उसके बाद 1998 की जो बाद की विकास यात्रा है, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। यहाँ पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, यहाँ पर मैं लेक्चर को समाप्त करता हूँ। इसके बाद 1998 से 2022 तक जो स्थिर सरकार है, जहाँ पर बार बार सरकार चेंज नहीं हो रही है, उसकी चर्चा हम अपने कल के लेक्चर में करेंगे। क्लियर है बेटा सभी को? तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।